गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट स्टडी वाला पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो भी फ्रेंड्स या दोस्त जो भी इस चैनल या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 हिस्ट्री यानी इतिहास चैप्टर 1, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसका पहला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। मीन्स फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था और वहाँ के राष्ट्र का विचार क्या था। मीन्स इसका इंग्लिश है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले टॉपिक आता है फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्यों अपनाया गया है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों को एक साझा इतिहास है, पहचान देता है, संस्कृति उन लोगों का, देश में कौन सी संस्कृति, भाषा और कौन सी भाषा बोली जाती है, और वहाँ के क्षेत्र पर आधार पर एकजुट करते हैं। मतलब कि वहाँ के जो एक क्षेत्र होते हैं, वहाँ के जो एक साझा इतिहास होता है, वहाँ की संस्कृति होती है, भाषा के आधार के बंटवारे को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है। और ये जो फ्रांसीसी क्रांति में ऐसा क्या हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव ऐसे क्या हुए थे जिससे कि फ्रांस में, यूरोप महाद्वीप में कुछ बदलाव मिला। तो सबसे पहला उनके वहाँ के फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम हुआ था राजतंत्र का अंत हुआ था और गणतंत्र की स्थापना। क्योंकि जब लुई 16 ने कर की एकदम से बढ़ोतरी कर दी तो मध्यम वर्ग के लोग बहुत परेशान हो गए, जिससे वो विद्रोह करने लगे। इसी विद्रोह के कारण ही फ्रांस की क्रांति सन 1789 को एक ऐतिहासिक क्रांति भी माना जाता है, और जिससे उसी समय क्रांति ऐसा हुआ कि वहाँ के जो राजतंत्र था वो अंत हो गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई। अगला पॉइंट है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का विचार का प्रसार। मतलब कि उस क्रांति से ही समानता हुआ, स्वतंत्रता मिली और भाईचारे का जो विचार हुआ उसका भी प्रसार हुआ। और अगला है समानती व्यवस्था का अंत। मतलब कि जो कर लेते थे उच्च वर्ग के लोग, जो कर लेते थे मध्यम वर्ग लोगों से, किसान से, जैसे गरीब किसान हो गए, तो वो सब व्यवस्था का भी अंत हो गया इस क्रांति से। और फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रोत्साहन हुआ और फ्रांस में भाषा जो एक फ्रांसीसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा भी घोषित की गई, जिससे और खुशी हुआ। इसी के साथ आगे भी बढ़ते हैं। और उसी समय एक नवयुवक आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये आके क्या किया, क्या इसका उद्देश्य था फ्रांस की क्रांति, मतलब कि फ्रांस में आने का, जो एक खुद 24 उम्र में ही खुद अपने ही दम पर सैनिक बना और खुद को ही फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। तो नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म, मतलब कि नेपोलियन बोनापार्ट संहिता सन 1804 ईस्वी में आई थी, जिसे कानून की संहिता भी माना जाता है। तो इस कानून की संहिता की मुख्य उद्देश्य, मतलब कि उनके मुख्य वो थे, पहला था जो वो समानती विशेषाधिकारों का अंत कर दिया था। मतलब कि जो भी वो संहिता लाया था उसके में पहला चीज़ था जो समानती विशेषाधिकार दिए थे। जैसे कि जैसे राजा का बेटा है, राजा है तो उनका बेटा ही राजा बनेगा, तो ये सब व्यवस्था विशेषाधिकार उसने तुरंत ही अंत कर दिया था। और अगला है यूरोप के विभिन्न भागों में फ्रांसीसी क्रांति के विचारों का प्रसार। मतलब कि उसके ही आने से जो यूरोप में ऐसे कई क्षेत्र जहाँ क्रांति हुआ है फ्रांस में, ये पता नहीं चला है, लेकिन उसके आने से ही इसका प्रसार भी हो गया। अगला टॉपिक है हमारा 1830 और 1848 की क्रांतियाँ। मीन्स द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848। तो इसी के साथ पहला डेट है 1815 ईस्वी में। तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस, मतलब कि ये कांग्रेस का नाम है जो यूरोप में पुराने राजतंत्र के पुनर्स्थापना की। मतलब कि जैसे 1815 में जब नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में हार पराजय हुई, तो उसी टाइम वियना कांग्रेस, मतलब कि एक वियना संधि हुआ। तो वियना संधि होने से तो उसमें जो नेपोलियन के 39 राज्यों का महासंघ था उसे बरकरार रखा गया, परंतु जो उन्होंने फिर से ही राजतंत्र की पुनर्स्थापना कर दी। मीन्स फिर से ही उन्होंने बुर्बो वंश को मतलब कि जगा दिया। अगला साल है 1830। 1830 एक फेमस डेट है क्योंकि इसे
एक 1830 जुलाई की क्रांति भी हुई थी, जो फ्रांस में जुलाई की क्रांति हुई थी, क्योंकि जो 1815 में बुर्बो राजवंश का उदय हुआ था, वही 1830 में बुर्बो राजवंश का अंत भी हो गया। और 1830 में ही बेल्जियम में नेदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की। देखिए, बेल्जियम में नेदरलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की। ये थोड़ा सा पॉइंट वाली बात है, इसे याद करके हमेशा रखिएगा। और अगला डेट है 1848 1848। ये मीन्स यूरोप में जनवादी क्रांतियाँ मीन्स इसका मतलब है जो यूरोप में जनवादी क्रांतियाँ थे, जैसे इसमें कई देश भी शामिल, जैसे जर्मनी हो गए, पोलैंड हो गए, स्विट्जरलैंड हो गए, ये सब जनवादी क्रांतियों के भी हिस्से थे। और अगला है फ्रांस का द्वितीय गणतंत्र की स्थापना। मतलब कि फ्रांस एक ऐसा देश है यूरोप में जो दो बार गणतंत्र हुआ था। अगला है हमारा जर्मनी और इटली का एकीकरण। मीन्स देखिए, जब यूरोप जैसे फ्रांस जैसे देश में अगर क्रांति होता है तो जरूर है कि जो अगल बगल के देश हैं वहाँ का भी एकीकरण होना आवश्यक है। तो इसी में से था एक जर्मनी का एकीकरण। तो जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का राजा आपको पता है हिटलर भी जर्मनी में फेमस था। तो जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ऑटोमन बिस्मार्क, जिसने रक्त और लॉ की नीति अपनाई, मीन्स ब्लड एंड आयरन। तो उस एकीकरण के दौरान या एकीकरण से पहले ही जो प्रमुख युद्ध हुए थे, जिसके कारण एकीकरण हुआ, प्रमुख युद्ध वो थे आपके 1864 डेनमार्क का युद्ध, डेनमार्क के विरुद्ध, मतलब कि जो डेनमार्क देश था 1864 में उनके विरुद्ध युद्ध हुआ था। फिर अगले 2 साल के बाद 1866 में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध हुआ था, जो ऑस्ट्रिया थी उसके विरुद्ध हुआ था। और अंत में 1870 से 71 में, जो कि एक साल लगातार 1 साल चला था, वो था फ्रांस के विरुद्ध। और इसी में 1871 में ही वर्साय के महल में, इसे ये एकदम ध्यान वाली बात है, 1871 में ही वर्साय के महल में जर्मनी साम्राज्य की घोषणा, तो मतलब कि जर्मन था एक स्वतंत्र साम्राज्य की घोषणा उसमें कर दी गई थी जर्मनी को। 1871, ये डेट एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1871 जर्मनी के एकीकरण के लिए 1871 ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ अगला है और लास्ट टॉपिक है इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण में ही बहुत लोगों ने जो से बहुत भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी में से हैं एक जुस्पे मैस्सिनी, एक नवयुवक व्यक्ति जो इटली के एकीकरण कराने में सहायक रहा, जिसने यंग इटली तथा यंग यूरोप नामक आंदोलन चलाया, जिससे लोग प्रोत्साहित होके। लेकिन इसे याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी है कि कौन सा ऐसा इटली के एकीकरण में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो रूढ़वादी के विरुद्ध था, तो वो है जुस्पे मैस्सिनी। और अगला है काउंट कुवर, अगला व्यक्ति है काउंट कुवर वो था जो राजनायक एकीकरण था, जो राजनायक होते थे उनका एकीकरण करवाने में सफल रहा। और इसी में है अगला जुस्पे गैरिबॉल्डी। ये सब नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नाम आपको हमेशा याद करके रखना है, ये सब हमेशा आता है। तो जुस्पे गैरिबॉल्डी वो था जो सैन्य नेतृत्व था, मतलब कि जो सैन्य बल था उसका नेतृत्व करता था। फिर इसमें से डेट है 1861 में इटली में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया था। और अगला लास्ट डेट है 1871, मीन्स 1871 इटली को भी इसमें, जर्मनी को भी इसमें साम्राज्य स्वतंत्र घोषणा की थी, और इटली को भी रोम के विजय के साथ एकीकरण पूरा हुआ था। इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, वो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।